सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ, जिनकी सेहत को लेकर एक बार फिर हम देख रहे हैं खबरें गर्दिश में हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि इमरान खान की सिर्फ आंखों के मामूली मुआयने के लिए अस्पताल उनको ले जाया गया था। उसके बाद हमने देखा कि जो पार्टी है वो सरगर्म हो गई। पार्टी का कहना है कि ज़ाती मुआलिज को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिससे शकूक व शबात को हवा मिली है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडियाला जेल के बाहर कल धरना भी दिया और एहतजाज का ऐलान करके दबाव बढ़ा दिया। सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि ये भी कल हमने देखा कि ज़ाती मुआलिज भी कल वहाँ पर मौजूद थे, अडियाला जेल के बाहर इस धरने का हिस्सा थे और वो बेसिकली चेकअप के लिए आए थे, लेकिन उनको इजाज़त। आज भी हम वज़ीर आला KP के बयानात सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑपरेशन तक बात पहुँच गई, लेकिन फैमिली को एतमाद में नहीं लिया गया और वो चीफ जस्टिस से बात करने की इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। वो कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम अपना अगला लाया अमल देंगे। सो PTI की अब आगे क्या हिकमत अमली होगी और हुकूमत इस वक्त क्यों मुलाकातें नहीं करवा रही, एक ये मामला है। दूसरी जानिब हम बड़ी डील के हवाले से भी अब बाज़ सुनाई दे रही है। एक फ़ाइनल डील गवर्नमेंट की जानिब से कुछ रोज़ पहले ऑफ़र की गई थी PTI को, उसमें किस हद तक सदाकत है। साथ ही साथ पाक अफ़गान सरहद की मुसलसल बंदिश ने खैबर पख्तूनख्वा को माली बहरान में धकेल दिया। महसूलात में 53% से ज़ायद कमी हो चुकी है। इसी सिलसिले में सूबे ने मरकज़ से फौरी मदद मांग ली है। अब वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा या ये क्या मामला किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तज्ज़िया और ख़बर दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो हम इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि बानी तहरीक इंसाफ वो कह रहे हैं कि 1 हफ़्ता पहले पिम्स लेकर गए, किसी को कानो कान खबर ना होने दी। इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? फिर जो फैमिली कब से मुलाकात करने का सोच रही थी, अब तो उनकी तशवीश बढ़ गई है। सो हुकूमत एक तो मुलाकात क्यों नहीं करने दे रही, और क्या खबरें हैं कि बानी की सेहत के हवाले से लेके क्या कोई मामला ख़राब है या ऑपरेशन के मामला भी वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन तक बात पहुँच गई लेकिन फैमिली को नहीं इन्वॉल्व किया गया। तो ये किस हद तक इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं PTI वालों के? जी, हम ना KP के बारे में से एक जुमला कहूँगा, सिर्फ लंबी बहस नहीं है। वो 2 रिपोर्ट छपी है। वो KP के जो आपने देखा एडवाइज़र हैं मुज़म्मिल असलम साहब के, अपने चीफ मिनिस्टर के, उन्होंने ख़त लिखा है कांग्रेस मिनिस्ट्री को और कहा है कि जी तकरीबन 4 अरब रुपये का नुकसान हो रहा है अगर पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए, तजारत बंद होने की वजह से, बॉर्डर बंद होने की वजह से। तो उस पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी, बड़े लोग, सारे लोग कह चुके हैं कि जी ये मामला तजारत से बहुत आगे चला गया, मुल्क की सिक्योरिटी सॉवरेनिटी का सवाल है। जब तक काबुल इस पर कोई एक्शन नहीं लेता दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, तो ये पाबंदी जारी रहेगी। एक अब आ जाए इमरान खान बानी PTI की तरफ आ जाए। हमने देखा 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर हैं। एक तो ख़बर ये है कि जी क्या कोई, जिस तरह अपने मोहम्मद मालिक की ख़बर है, जिसको वैसे तो डिनाई कर दिया सलमान अकम राजा ने भी, अच्छा। और हुकूमती हल्कों ने भी डिनाई कर दिया, तारड़ साहब ने भी, कि जी कोई ऐसी कोई जिसको कहते हैं कोई पैकेज नहीं दिया गया और डील कोई ऐसी नहीं उनके साथ हो रही। टेक इट और लीव इट वाली बात जो की है, 3 चीज़ों पे उन्होंने, मोहम्मद मालिक की स्टोरी ये कहती है कि जी उनसे कहा गया कि जी ठीक है, अगर आपको मामला तय कर लें तो आप उसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्लियामेंट में आके बैठ जाएँ, आप पार्लियामेंट की कमेटियों में हिस्सा लेना शुरू कर दें। वक्त से पहले इलेक्शन हो सकते हैं और 1 साल पहले, और इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा तब्दील हो सकता है अगर आप ये कहते हैं कि जी फेयर इलेक्शन होने हैं। ये बात इनकी है, जिसको आपने देखा डिनाइल आ गया दोनों तरफ से। अब पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर उनकी सेहत वाले मामले पे आ जाते हैं। हम ना, मैंने इस पर बड़ा अपने लोगों को जो मेरे जानने वाले हैं, आगे पीछे लेफ़्ट राइट, सबसे मैंने बात की। देखिए, मोहम्मद मालिक की ख़बर जो है ना, वो बड़ी हद तक सही ख़बर है। अच्छा, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में तय हुई हैं और एक दफ़ा फिर वो जो पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन है तनवीर अहमद साहब, वो फिर इस्लामाबाद में, और पहले भी उन्होंने मुलाकातें की हैं इस्टेब्लिशमेंट से भी और उसके बाद बानी PTI से भी, और कोई सलूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ। और जो 100 के करीब कहा जाता है कि जी वो नॉर्थ अमेरिका में डॉक्टर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि $125 बिलियन उनके पास है, अगर मामलात मुल्क के ठीक हों तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार। वो फिर एक दफ़ा कोशिश कर रहे हैं कि कोई गिव एंड टेक हो जाए। अब जब तक हम बात कर रहे हैं हम ना, तो ये बातें तो किसी ना किसी हद पे चल रही हैं, लेकिन डिनाइल की फौरी वजह ये आई कि दोनों साइड से एक एम्बैरेसमेंट महसूस की गई कि जी दोनों पार्टियां अपना एक स्टैंड लेके बैठी हैं, इमरान खान जिद पे हैं,
उनकी पार्टी कहती नहीं हम नहीं मानेंगे, 9 मई की बात नहीं मानेंगे, आप इलेक्शन करवाएं, उनकी रिहा करवाएं। उसके बाद आपने देखा 8 फरवरी की कॉल दी है शटर डाउन की पहिया आप। वो दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि जब तक इनके रवैये में तब्दीली नहीं आएगी, इनका सोशल मीडिया ब्रिगेड गालियाँ बंद नहीं करता और कोई जिसको कहते हैं सही मानों में पार्लियामेंट में आके बातें नहीं करते तो मामला तय नहीं हो सकते। अब मेरी इत्तला जो हमने खबर ये है कि जी अब इस पे गिव एंड टेक तो हो रहा है, बातचीत चल रही है और इस पे हतमी नतीजा तो कोई नहीं निकला। अब हुकूमत ने अपनी तरफ से जो पैगामात थे वो दिए गए, उनकी तरफ से जो पैगामात आए हैं उसमें आमना जो इनके हार्ड लाइनर हैं ना वो रजिस्ट कर रहे हैं। जो डव्स हैं जिनमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं और इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र भी शामिल हैं, कुछ और लोग भी हैं, वो कहते हैं कि जी जोक हैज़ गॉन टू फॉर ऑफ, इसको रिट्रीट करने की ज़रूरत है। एक हद तक लड़ाई जो है ना हम हमारे लिए काबिल कबूल हो सकती है या हमारे फ़ायदे के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जी जब आप सारे दरवाजे बंद कर दें बातचीत के तो मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। अब जो असल बात आ जाती है ना वो ये है कि जी जिस तरीके से बानी PTI को हफ्ते की रात को पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसके बाद दोनों तरफ से कहा गया कुछ भी नहीं हो रहा, हम भी सिक्योरिटीज़ राय से हुकूमत से पूछते रहे लोगों से क्या हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा था, ना ही किसी और तरफ से इस तरह की बात हो रही थी। कभी कहा गया ऐसी बात ही नहीं हुई, कभी कहा गया कि जी ना कोई डिनाई कर सकते हैं ना कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा फिर सैटरडे को लेके गए रात को 2 बजे और उसके बाद आपने देखा कि तारड़ साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि जी हाँ लेके गए थे, कोई 20 मिनट की वहाँ पे उनकी आँख की थोड़ी सर्जरी हुई है या इंजेक्शन उसमें लगाया गया। मेरा ख्याल है टाइम जो बताया जा रहा है 2 बजे का, 20 मिनट से ज़्यादा वक्त लगा और उसके बाद उनको ले जाया गया और कहा जा रहा है कि जी फिर शायद एक आध दफ़ा इंजेक्शन लगेगा। क्लॉटिंग आमना कहते हैं हुई है, वैसे तो ब्लड प्रेशर कहते हैं ठीक है 120/80 है उनका, बेहतरीन है, नब्ज़ भी 50 तक की चल रही है उनकी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल एज फैक्टर अपनी जगह पे है, नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी हो सकता है। तो वो अब जो ज़ाती मालिक से मुलाकात के हवाले से मामलात हैं एहतशाम साहब, वो क्यों नहीं, वो कंसर्न्स क्यों नहीं हुकूमत दूर करी? ये तहफ़्फ़ुज़ात तो बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर आपके ज़ाती मालिक देखना चाह रहे हैं, आपकी फैमिली के कंसर्न्स हैं तो वो करने दें, उसमें क्या रुकावट है हुकूमत की जानिब से? देखिए हमने 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो जो पिम्स के हॉस्पिटल में जो 2 लोग हैं उन्होंने बात करने की कोशिश की गई थी पर बात नहीं हो सकी। अल्टीमेटली थोड़ी सी जो अखबार वालों से बात हुई थी उन्होंने यही कहा कि जी तबीयत अब बेहतर है और वो अब उनकी हालत पहले से बड़ी अच्छी है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं उनके मालिक उनको इजाज़त दी जाए, फैमिली को बताया जाए, ये तो देखें ना मेरा ख्याल है इस लिहाज से तो थोड़ी ज़्यादती है ना। मतलब अगर आप एतमाद में नहीं लेते उन्हें तो कम से कम इन्फॉर्म ही कर दें फैमिली को कि भी हाँ ये सिलसिला होने जा रहा है, उनकी तबीयत ख़राब हुई है, उनको लेके जा रहे हैं। अच्छी बात है हुकूमत ने टाइम नहीं उनको लेके चले गए हैं, वरना आमतौर पे तो कहा जाता है कि इस तरह के क्लॉटिंग में न कुछ भी हो सकता है। तो वो तो अब इतला यही कि पहले से बेहतर है और अब दोबारा फिर उनको ले जाया जाएगा, कब इंजेक्शन लगेगा उनकी आँख में ताकि आँख उनकी पूरी तरह से बेहतर हो जाए। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से अलीमा बीबी कहती हैं जी 100 दिन हो गए हैं हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, हमारे डॉक्टरों को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उधर से हुकूमत तो बाकी लोग कहते हैं कि जी मिसयूज़ करते हैं, मुलाकात करा दी जाती है, बाहर आके बयानात इस तरह के देते हैं और उनको फिर कहा जाता है कि जब डॉक्टरों की बात हुई तो मेरी इत्तला ये है कि जो कुछ डॉक्टर्स हैं जो सजेस्ट किए गए थे PTI की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि जी हमसे अंडरटेकिंग ले लें, हम गारंटी करते हैं कि हम बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे, हमारी मुलाकात करा दी जाए। अब कहा जा रहा है कि शायद उनकी मुलाकात करा दी जाएगी। अगर से कल रात को आपने देखा अभी भी शायद का एलिमेंट है, लेकिन ये जो इतना दिया गया एग्जैक्टली अगर ये नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट तो बिला वजह का एक तमाशा पाल लेगी। ऑब्वियसली अगर वही एहतजाज की कॉल एहतजाज बड़ा हो जाना, सो इन सब से दूर रहने के लिए आपने समझते कि बेहतर है फौरी तौर पर देखें ना इस मामले को देखा जाए। ह्यूमन एलिमेंट अगर देखा जाए तो आमतौर पे हमदर्दी लोगों की हो जाती है। ज़ाहिर है उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है PTI की लीडर की। अब ज़रा सी बात होती है तो आपने देखा सोशल मीडिया पे तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि पता नहीं लगता है रात को दिन, दिन को रात बना दिया जाता है। अब कई हवालों से तो मेरा ख्याल है हुकूमत मजबूर हो जाती है सिवाय इसके कि कंट्राडिक्ट कर दे या किसी बात को डिनाई कर दे, लेकिन खैर इतनी आसानी के साथ ये चीज़ें नहीं हज़म होती लोगों को। तो चाहिए कि थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है लेवरेज मिलना चाहिए, जो मुलाकातें हो सकती हैं मुलाकातें ज़रूर करवाई जाएँ। लेकिन वो जो कहा जाता है कि जब तो बैरिस्टर गौर भी कह रहे हैं कि जी बाहर आके ऐसी बातें नहीं होंगी, तो देख लें मुलाकात कर ली जाए। वो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वो बार बार बात करते हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी इनकी ज़िद है, आड़धर्मी है, जब तक ये कोई चीज़ें नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से आमना कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है। मसले का हल यही है कि इनिशियली तो मुलाकातें करवाई दी जाएँ फैमिली के साथ, बाकी लोगों के साथ, तो फिर ये जो बैकग्राउंड में जो बातें चल रही हैं
मेरा ख्याल है जिसमें वज़न भी लग रहा है कि शायद कोई कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, एक दूसरे की बात समझने में आसानी हो जाए और एक दूसरे की बात मान ली जाए, वो सॉरी करके दोनों साइड थोड़ा बहुत पीछे हटें और गिव एंड टेक के जरिए ये मामला हल किया जाए। टेम्परेचर सियासी तौर पे बहुत ऊपर चला गया है और फिर हमारा ओवरऑल देखते हैं हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वो भी साथ साथ जारी रहती है। ठीक है, कई वालों से मामला ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी जो है ना वो उसका लीडर अंदर है, तो इस तरीके से जब तक कोई रिलीफ नहीं मिलता। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि मेरा अपना ख्याल है आमना, अगर एक सोर्स मुझे बता रहा है पीटीआई का कि अगर ये बात मान ली जाए तो 9 मई पे शायद इतना इस्टेब्लिशमेंट का जोर नहीं होगा। इस बात को अगर मान लिया जाए कि जी ठीक है, पार्लियामेंट में जाते हैं, उनकी जो कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की और सेनेट की, वहाँ बैठते हैं और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं ना, पूरा का पूरा रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो मैंने कहा था ये वो बातें हैं जिसके बारे में एक अरसे से बात हो रही है। पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर नहीं होते। 1970 के बाद 71 के बाद 11 इलेक्शन हुए, हमने मैंने सारे कवर किए, सब में ऐसा ही होता है। सब जगहों पे अपना हर दफ़ा कुछ ना कुछ होता है। इलेक्शन यानी वो सिर्फ 1 साल पहले करने का कहा जा रहा है या इस पे भी 1 साल की बात की है। देखिए हम ना जब बातचीत का दरवाज़ा आप खोलते हैं ना, अभी 1 साल की बात की है ना, तो हो सकता है थोड़ा पहले भी हो सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर आप अपने रवैये पे नज़रसानी नहीं करेंगे, कंसीड नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी ये जो आपको ऑफर की गई ये वाली ये जो भी ये सारी हम बात कर रहे हैं, या ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऑफर है 1 साल पहले इलेक्शन? देखिए हम ना एक बात लॉजिकली जो बात समझ आती है ना, पीटीआई के लिए जो पीछे हटना जो मुश्किल हो रहा है ना, वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट तो इररिलेवेंट है, ये तो अपना मुकाम खो चुकी हैं, यहाँ पे तो कुछ होता नहीं है, और सिरे से वो कहते हैं ये फंक्शनली डिसफंक्शनल हो चुकी हैं, हमने नहीं जाना, जाएंगे भी तो सिर्फ वहाँ पे जाके शोर करेंगे और एम्बैरस करेंगे हुकूमती पार्टी को, इससे आगे जा नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि बार बार ये कहा गया, अगरचे अचकज़ई साहब ये अब कह रहे हैं कि जी ठीक है हम फाल करेंगे पार्लियामेंट को और कमेटियों में जाने का मामला जो है उनका ख्याल है कि मुझे एक दफ़ा बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी जाए, तो मैं अंडरटेकिंग देता हूं कि मैं बहुत सारी उनसे बातें मनवा लूँगा। मेरा ख्याल है अब ना ये बड़ा आइडियल टाइम है कि अभी देखिए अब जिस तरीके से लीडर ऑफ दी अपोजिशन तब्दील हुए हैं दोनों साइड पे, सेनेट पे, यहाँ पे भी, और उनको एक मौका दिया जाए। अच्छा जई साहब सियासी आदमी है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें करवाने में कामयाब हो जाए। इत्तेशाम साहब साथ ही रहिएगा, हम अपनी अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे। कुछ एक्सपोर्ट्स के हवाले से आज हम खबरें देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्टर्स और सनतकारों से मुलाकात में सनतों के लिए बिजली सस्ती करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का वादा किया गया। सो अब जो आज वज़ीर आज़म ये इंसेंटिव दिया गया है, इससे किस हद तक फ़र्क पड़ेगा? इत्तेशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। वज़ीर आज़म की तरफ से जो 4.4 पर यूनिट हम देख रहे हैं कट और जो व्हीलिंग चार्जेस में कमी है, ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और साथ ही साथ इंडस्ट्री कम्पेटिटिवनेस, इसके हवाले से अगर हम बात करें, इस पर कोई वाकई फ़र्क पड़ेगा और बेहतरी की जाने बढ़ेगा, या अभी मज़ीद हमें स्ट्रक्चरल मेजर्स करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक बात तो यहाँ है कि पाकिस्तान की अगर आप पहले 6 माह की एक्सपोर्ट्स देखें गुड्स की, उसमें कमी हुई है 6%। जो हमारा मालियाती साल चल रहा है, हमारा जो तिजारती खसारा है वो 34% के करीब बढ़ा है, यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है वो बढ़ा है, और गुड्स की जो एक्सपोर्ट है वो पिकअप नहीं कर रही। बट एक बात अच्छी ज़रूर है, मैं ये कहूँगा कि जो हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल की, उनमें ज़रूर बेहतरी आई है, विच इज़ अ गुड स्टोरी कि हम उस तरफ जा रहे हैं यार्न से निकल कर इनटू फिनिश्ड गुड्स, जिसको आप कहते हैं वैल्यू एडेड गारमेंट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें, ऑफ कोर्स ऐसी है कि हम चाहे बिजली में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी में, मार्केट एक्सेस में, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, इन सब में अगर अपना मवाजना करें अपने कंपेटिटर्स से, और इंडिया से, अब आपने एफटीए का सही जिक्र किया, अब आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान को एक 10% का एडवांटेज है। उनके पास तकरीबन जो अपैरल और गारमेंट्स हैं उस पर 10% के करीब टैरिफ है, जो जब भी ये 2026 में ख़त्म इंक हो जाएगा ये मुआहिदा उनके साथ, तो वो चला जाएगा पाकिस्तान, और वो 0 पे आ जाएंगे। मरीन प्रोडक्ट्स में भी 0 पे आ जाएंगे। अभी 26% टैरिफ है मरीन प्रोडक्ट्स पे, फुटवेयर पे 17% है जो 0 हो जाएगा, रेल्स एंड शिप्स पे 7% है। सो ऑफ कोर्स एक एडवांटेजियस पोजीशन जो इस वक्त हमारी है स्पेशली गारमेंट्स और अपैरल में, वो कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? देखिए ना, मतलब तो आज भी वही है जो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले था, कि आपने अपनी कंपेटिटिवनेस ऑफ योर इंडस्ट्री को ठीक करना है।
90 की दिहाई में जब मनमोहन सिंह के अंडर उनकी एक इकोनॉमिक टीम आई थी जो बेशतर इकोनॉमिस्ट्स थे, उन्होंने इंडिया की जो डीरेगुलेशन की, उस वक्त हम ये कहते थे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है वहां पे। उसका क्या मतलब था? वो एक ये था कि आप 3-3.25% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इस वक्त एक 4% की कदगन लगी हुई है। जैसे ही 4% से ऊपर हम ग्रो करने जाते हैं तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि वो इतना बढ़ जाता है कि हम बैरूनी खसारे में फंसते हैं एंड वी आर बैक टू द IMF। अब इसको तब्दील करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है ना कि आप अपनी पैदावारी सलाहियत पर वो कैसे बेहतर करेंगे। अगर आपका छोटा काश्तकार भी अपने बड़े काश्तकार से आधी यील्ड्स पर है तो आपको सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको एक फिगर देता हूं, आप हैरान हो जाएंगी। लोग कहते हैं ना यार SME से काम करवाओ, MSME से काम करवाओ, ये जो छोटे हमारे बिजनेस कम्युनिटी है। पाकिस्तान में 70 लाख एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इकोनॉमिक, इसमें से 90% यानी कि 60 लाख से ऊपर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। टोटल 3 लाख के पास फॉर्मल फाइनेंस है, 3 लाख के पास। आप कैसे अस्यूम कर सकते हैं कि उनकी कंपेटिटिवनेस आप बेहतर करें? मतलब लेट्स बी रियलिस्टिक वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी नीड टू गो। बट अच्छी बात यह है कि अगर 3 लाख के पास है, अगर ये 10 लाख हो जाए या 15 लाख हो जाए तो एक सिचुएशन जो है वो आपको तब्दील होती हुई दिखाई देगी। आगे चलिए, 40,000 IT ग्रेजुएट्स आते हैं, उसमें से आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछेंगे तो आपको ये बताएंगे कि 10,000 तो इस काबिल हैं कि हम उनको इस्तेमाल कर सकें, बाकी जो है वो रीट्रेनिंग मांगते हैं। तो आपने उसका क्या करना है, उसको कैसे आपने ये $3.5-4 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है इसको आगे लेकर जाना है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में राइस 2.5 मिलियन जो है हमारी खपत है इस वक्त, 10 मिलियन हम बनाते हैं, बड़ी एक्सपोर्टेबल सरप्लस है। पर बासमती इस वक्त 2 मुल्क बनाते हैं दुनिया में, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। बट वी आर आउट ऑफ द मार्केट दिस ईयर बिकॉज हमारी कंपेटिटिवनेस 40% हमारी जो एक्सपोर्ट है वो टूटी है इस वक्त। क्यों टूटी है? कंपेटिटिवनेस। तो आज आपने जिस चीज का जिक्र किया है, दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग ग्रोथ इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस, पैदावारी सलाहियत। आखिरी बात, इन्वेस्टमेंट टू GDP इन पाकिस्तान इज एट अ डेकेड्स लो। 13.8% पे अपनी इकोनॉमी के हुजम का इन्वेस्ट कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया, चाइना 30% अपनी इकोनॉमी के हुजम का इन्वेस्ट कर रहे थे। जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर टू इन्वेस्ट है पाकिस्तान में, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, बिजली एक उसका जुज है। मैं समझना चाहता हूं कि ये 4 रुपए 4 पैसे खाली व्हीलिंग में कमी हुई है या जो B1 B2 जो कैटेगरीज हैं इंडस्ट्री की वो किस वक्त कम हुई हैं, वो मार्जिनल बिजली। तो डॉक्टर साहब, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इंडिया तर्ज का कोई एग्रीमेंट कर सकें यूरोपीय यूनियन के साथ? तो ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। पाकिस्तान के इस वक्त FTAs चल रहे हैं चाइना, श्रीलंका, टर्की और कई दीगर ममालिक के साथ। हमें तो उन FTAs को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है बिकॉज हमें उसमें अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग का बड़ा मसला आ रहा है। ये बात आपने बिल्कुल अच्छी रखी है सामने कि हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री को इस पे काम करना चाहिए। यहाँ आती है असल प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जब तक हम वो बिल्ड नहीं करेंगे टू बी एबल टू डू दीज काइंड्स। FTA का एडवांटेज क्या है? FTA का एडवांटेज ये है कि ये टाइड नहीं है। जो GSP प्लस है वो बहुत सी स्ट्रिक्ट कंडीशनलिटीज है उसमें। यस, एब्सोल्युटली। FTA इज वेरी डिफरेंट। उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्निकल कोऑपरेशन, इतनी चीज़ें आ जाती हैं, दैट हेल्प्स। मतलब इंडिया को एक्सेस भी मिलता है, वो जो ह्यूमन मोबिलिटी की उनको कहीं और पे प्रॉब्लम आनी थी वो भी इंप्रूव होती है। सो बिल्कुल करने चाहिए। अब FTAs पे काम करने के लिए यू नीड वेरी स्मार्ट ट्रेड इकोनॉमिस्ट्स जो इन FTAs को बना सकें, एग्जीक्यूट कर सकें पाकिस्तान के फेवर में। ऑफ कोर्स दूसरे मुल्क का भी अपना एक वो होगा। EU को एक बहुत बड़ी एक्सेस मिलती है, EU को एक मार्केट मिलती है। ये सारा कुछ पाकिस्तान की मार्केट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तकरीबन 99% इंडियन एक्सपोर्ट जो हैं वो प्रेफरेंशियल एक्सेस लेती हैं EU मार्केट का। मेरे ख्याल शायद 75 अरब डॉलर की इस वक्त है जो उनको ओवरऑल ट्रेड है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को करने के लिए क्या हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से प्रोडक्टिवली आगे लेकर चलना है। फाइनेंस इज द इशू, मैकेनाइजेशन इज द इशू, कनेक्टिविटी इज द इशू, ब्रांड। आप ब्रांड पाकिस्तान हमने बेहतर किया 10 मई के बाद, बट क्या हम ब्रांड्स बना सकते हैं? फिर हम ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट इन SMEs को बनाने के लिए देयर इज सो मच वर्क। अगेन यू नीड
ट्रिमेंडस एक्सपर्ट्स टू बी एबल टू मेक दिस। मैं अगले दिन एक फेयर पे गया हुआ था, ये SMEs का स्मीडा ने लगाया हुआ था लाहौर में। मैं जिन से मिला, मुझे ये बात समझ आई कि उन सब में अगर ब्रांडिंग की ही कैपेसिटी नहीं है, बाकी चीजें तो वो कैसे इस चीज को करेंगे। फिर ये भी याद रखिए कि अभी CBAM जो है, उनकी जो कंडीशनैलिटीज हैं वो हमने मीट करनी है, जिसमें कार्बन प्राइसिंग, उसके लिए भी पाकिस्तान को तैयार होना है। मैं ये नहीं समझता कि इमीडिएटली बहुत अफेक्ट आएगा, बट ये याद रखिए कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के से बायर्स हैं वो तो चलते रहेंगे, बट टू गेट न्यू बायर्स, अगर इंडिया में एक और चीज सामने रखूं, आपके 6 से 7% इंडियन करेंसी जो है वो डीवैल्यू हुई है अगेंस्ट द रूपी। पाकिस्तान का जो अगेंस्ट द डॉलर, सॉरी, जो इंडियन रूपी वर्सेस द डॉलर, पाकिस्तान का जो रूपी है वो डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथन हुआ है 1% पिछले साल में। सो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा। अगर हमारा खुद सेंट्रल बैंक मुझे ये बताता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 105 पे, इसका मतलब है कि रूपी 3 से 5% कहीं शायद ओवर हो गया। सो ये सारे काम है जो पाकिस्तान कर सकता है। डॉक्टर साहब आप साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक शाम साहब का टेक लेंगे इस पर। वेलकम बैक। एहतशाम साहब, जैसे अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या करने की ज़रूरत है, वो तो हमें बता दिया। अब गवर्नमेंट क्या इससे आगे कुछ सोच रही है? क्योंकि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से हम बातें तो सुनते रहे हैं, उसके बाद उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च होते रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में क्या निगोसिएशंस हो रही हैं कि इस वक्त हमें संजीदा इकदाम क्या क्या करने, आगे पाइपलाइन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप खबर के तौर पर हमें बता सकते हैं? देखिए, हमने जो अभी डॉलर की बात हुई है, तो मेरी तो ये दुखती रख पे जो हाथ रखने वाली बात है कि जब मैं देखता हूँ हिंदुस्तान का रुपया जो है ना वो 60 रुपये का है डॉलर के मुकाबले में, हमारा 280 रुपये का एक डॉलर है। जो गाड़ी एक हम आजकल लेते हैं 1500 सीसी या 2000 सीसी आमना, जो 1 करोड़ की मिलती है तकरीबन, वो हिंदुस्तान में 17-18 लाख की मिलती है। देखिए कितना बड़ा जुल्म है। और छोटी गाड़ियाँ जो है ना, जो हमारी ऑल्टो वाल्टो जो है ना, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल फजूल किस्म की गाड़ी हैं, एक छोटी सी टक्कर लगती है तो ख़त्म हो जाती हैं, वो भी 30-32 लाख की है, हिंदुस्तान में 7 से 8 लाख की है। तो एक तो डॉलर की वजह से जो हमें मार पड़ी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉलर के हवाले से जहाँ हमारी गलतियाँ हैं, IMF का प्रेशर है, वो अपनी जगह पे है। देखिए अब सूरत हाल जिस तरफ आमना जा रही है, मुझे माज़रत के साथ कहना पड़ेगा, हर 6 महीने बाद, साल बाद कोई हुकूमत होती है, वो आके ख़िताब करती है, उनके प्राइम मिनिस्टर या अब तो हमारे आर्मी चीफ भी बड़े, फील्ड मार्शल भी बड़े एक्टिव हैं, दानादारी से कोशिशें भी होती हैं कि मामला चलाए जाएँ, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतर हो, हमारी एक्सपोर्ट हो, तिजारत के हवाले से अच्छी खबरें आएँ, लेकिन नहीं आती। उसकी बुनियादी वजूहत क्या है? अभी देखें यूरोपियन यूनियन की जो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का जो माहिदा हुआ है, देखें ये बड़ा लैंडमार्क किस्म का उनका डिसीजन है। 120 बिलियन डॉलर की उनकी तिजारत है इस वक्त, वो अगले साल 150 बिलियन डॉलर तक की ले जाएंगे। हमें यूरोपियन यूनियन से ये GSP प्लस, ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत हमें जो है ना वो 4 से 5 बिलियन डॉलर की एडिशनल हमें वो मार्केटिंग मिलती है, मार्केट एक्सेस मिलती है, जिसमें टैरिफ कोई नहीं होता। अब देखें उनकी शराइत भी हैं। अब ये मायदा 2014 में आमना हुआ था, 2027 में ख़त्म होने जा रहा है। ये 16 साल से इफ़ेक्टिव है। और शर्तें उनकी क्या हैं? वो कहते हैं जी आपकी गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स आपके, उसके बाद लिखने की आज़ादी, और उसके बाद जमहूरियत की वो बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। वो इस तरह के उनके ऑब्जेक्शन होते रहते हैं, लेकिन साथ साथ हम उनको किसी तरीके से ख़त्म भी करते चले जाते हैं। लेकिन सवाल इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट आमना कि ये जो भी बात होती है FTA की, FTA तो हमारे लिए उस वक्त फ़ायदा मंद होगा जब हमारी एक्सपोर्टेबल गुड्स ज़्यादा होंगी। हमारे पास एक्सपोर्टेबल गुड्स होती ही नहीं है। हमारे पास आप देख लें कितना सामान बना रहे हैं, एक अरसे से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मरीम नवाज साहिबा का मुझे जुमला याद आ गया कि वो हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रेन्स है, ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट हमारी ये होगी। जी देखिए हम ना अब बातों की हद तक चले जाएं तो मुझे ये बात बड़ी हैरत वाली लगती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी हमें जितने डिफेंस के मायदे हैं उनसे हमें 14-15 बिलियन डॉलर मिलना शुरू हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन सवाल ये है कि जी आपका पहले जो इंडस्ट्रियल बेस है अगर वो कमज़ोर है, उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे, और जो आपके पास इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो अगर कम होना शुरू हो जाएं
तो लम्हा फ़िक्रिया नहीं है। अभी देख लें एक मुद्दत से हमारी 70-75 बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स थी और मुश्किल से कई बरसों से 30 और 35 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे हम फंसे हुए हैं। उसकी बुनियादी वजूहत में से टेक्सटाइल एक बुआ है, 150 से ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर आपने चले जाएँ उनको यूनिट बंद हो चुके हैं। स्पिनिंग के 600 से ज़्यादा जो वो यूनिट्स हैं वो फैसलाबाद में बंद हो चुके हैं। क्या करेंगे, किस तरीके से मामलात लेके जाएं? ठीक है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, आप टेक्सटाइल क्लोथिंग के हवाले से आप देख लें, लेदर के हम प्रोडक्ट्स हम भेज देते हैं, उनको बाहर चली जाती हैं, लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जितना हमारा बड़ा पोटेंशियल है, देखिए आमना ये सिर्फ बातों से मामला नहीं होगा। मेरी भी समझ से बाला है, मैंने भी बड़ा खंगाला है कि 4% बिजली के रेट कम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरह होगा, इसकी अभी क्लैरिटी नहीं आई। अगर ये हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। देखिए कम्पिटिटिवनेस की जो आप बात कर रही हैं, सारा ज़माना बात कर, हिंदुस्तान के मुकाबले में देख लें, चाइना, अपना UAE, बांग्लादेश और इसी तरह से श्रीलंका, उनके देखें आप कितने हैं अपना प्राइसेस, उनकी एनर्जी प्राइसेस बिजली और गैस के और हमारी देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो पहली तो बात यह है कि हम कोई एक वन विंडो नहीं दे पा रहे, हमें एक कम्पिटिटिव हम एक ये इंडस्ट्री जो है ना जिस तरह हमारी ग्रो करनी चाहिए हम उनको नहीं दे रहे। अभी देखें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना इस पर 29% है, उसको 26% कर देंगे। हमने ये अगर कर देंगे, हमने यही सुना हमेशा हो जाएगा, कर दिया जाएगा, होता कम है। अगर ये हो जाए तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारा टैक्स का निज़ाम है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि टैक्स ऑडिट बेहतर करेंगे, टैक्स का निज़ाम ठीक होगा। ये जो हम ख़ास तौर पे हम जिस तरीके से कर रहे होते हैं, ये अपने टैक्स फाइलिंग का निज़ाम है, इसको बेहतर करना है, हमने कैसे करेंगे। तो ये अगर सारी चीज़ें ठीक कर ली जाती हैं तो मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली लोग टैक्स देंगे। और जहाँ पे लोग नहीं दे रहे वहाँ पे हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए, वहाँ पे कोई जिसको कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अब सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त यही है कि जो कल से सारे लोग पूछ रहे हैं कोई EU के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, भाई ये तो ठीक है, हमारे ताल्लुकात हमारे बेहतर हैं, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे, 4 से 5 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी। वो सवाल अल्टीमेटली यही होता है कि बताएं आपके पास क्या है हमें देने के लिए। तो वो नहीं हो रहा। हमें बड़ी उम्मीद थी हमना कि ये हमारे जो 9 इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल जोन बनने थे वो नहीं बन पा रही है। दूसरा जो फेज़ चलना था अपना CPEC का वो रुका हुआ है। ये बन जाता तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी थी, यहाँ पे जॉब क्रिएशन होनी थी, एक्सपोर्टेबल आइटम बहुत ज़्यादा होने थे, फिर यहाँ से मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में जाना था, यहाँ से मामला ठीक होते तो जो हमारा ख्वाब है कि जी 50 से 60 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट होनी है तो वहाँ हमने पहुँचना था। मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता। पहली तो बात यह है कि आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकें। कराची के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी है, आए दिन जो लोग आके तंग करते हैं, BCO किस्म के आपने टैरिफ और टैक्सेस लगाए हुए हैं, ये कम नहीं होते। और एक जिसको कहते हैं एक एनवायरनमेंट बेहतर नहीं करते इन्वेस्टमेंट का, लोगों को जिसको कहते हैं यकीन हो कि हमारा पैसा जो सेफ रहेगा, हमारे साथ ज़्यादतियाँ नहीं होंगी। एक बजट में आप अनाउंस करते हैं टैक्स रिलीफ, अगले बजट में आप ख़त्म कर देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी मुझे नहीं लगता हमारी एक्सपोर्ट। डॉक्टर साहब, आपको चूँकि आपको बड़े क्लोजली आप चीज़ों को देख रहे हैं, रियलिटी से आप बाखबर हैं कि इस वक्त हमारे हालात बेसिकली है क्या। 60 बिलियन डॉलर की हमने टारगेट अपना सेट कर लिए 2029 तक, 2026 आ चुका हुआ है। हमारे पास लाहा अमल की कमी है या हमारे पास वसाइल की कमी है, हम इंसेंटिव्स दे नहीं पा रहे वो वाले, ये क्या मामला हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, हम ना इस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये तो बात मानने की है कि IMF की इंगेजमेंट ने एक स्टेबिलिटी दे दी है मुल्क को। इसका मतलब ये है कि हमारी अफरात-ए-ज़र बेहतर हो गई है, जिस तरह बढ़ रही थी उस तरह नहीं बढ़ रही। हमारी जो बैरूनी खसारा है वो कुछ संभल गया है, अंदरूनी खसारा विद हैवी डोज ऑफ टैक्सेशन कुछ संभल गया है, कुछ एनर्जी के खसारे संभल गए हैं। आई थिंक जहाँ पे खड़े हुए हैं अभी तो हमें, जब तक IMF के साथ हम रीनिगोशिएट, रिकन्फिगर नहीं कर पाएंगे दी ऑनगोइंग एंगेजमेंट, तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, सिर्फ बात 29% टैक्स की नहीं है। मैं टेबल पर था और आज से 5-6 साल पहले भी मैंने यही कहा था फाइनेंस में कि 29% जो है ये 26 क्या 25 पे चला जाना चाहिए, हर साल 1% कम करेंगे। वो आज 29 पे है, उसके ऊपर एक 10% सुपर टैक्स लग गया है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू कि अगर आज IMF से रीनिगोशिएट करना और आप कह रही हैं कि क्या करना चाहिए, सो इमीडिएट ये है कि जो सुपर टैक्स है ये आपकी इनकम पे भी और कॉर्पोरेट पे भी इसको फेज आउट करना चाहिए। नंबर 2, एक इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम का टैक्स है, उसको निकालना चाहिए। GST जो 18% पे है, इसको ब्रॉडन करके प्रॉपर वैट मोड में लाकर
इसका रेट कम करना चाहिए ताकि चोरी कम हो, यानी कि वो सिगरेट जो जीएसटी नहीं देता वो जीएसटी दे, क्योंकि ये नीचे आ गया है। अभी हम इंसेंटिव्स की बजाय डंडे से शायद समझते हैं कि हम ये चीजें ठीक कर लेंगे, और ये चीजें हो सकती हैं, ये हुकूमत के हाथ में है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ माजरत के साथ आमना मुझे पूछने दीजिए। डॉक्टर साहब देखें, जो भी आपने IMF की बात की है ठीक है, बड़ी हद तक हम हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज कर गई है, जो बातें होती थी डिफ़ॉल्ट वगैरह वो ख़त्म हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बड़ा अरसा हो गया आप इस फील्ड में हैं, ये बताएं कि जो IMF ने एक बात पे रट लगा रखी है कि वो ग्रोथ हमारी तरफ बढ़ने नहीं देते। 4% ग्रोथ एक मुद्दत से हम रो रहे नहीं मिल रही। उनका ये है कि जी आप वो हमेशा जो होता है ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन, बेल्ट टाइटनिंग करें, खर्चे कम करें, ऑस्टेरिटी की तरफ जाएं। अब आप बताएं ना किस तरीके से ग्रोथ होगी अगर IMF इसी बात पे रहेगा कि जी ग्रोथ को भूल जाएं, आप अपने बजट के खसारे को पूरा करें। आपके ख्याल में क्या किस तरीके से हम अब ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं जो असल वजह हमारी हालत ठीक करेगी, जॉब क्रिएशन और गुर्बत में खात्मा और सारी चीज़ें जो होनी है? जी एब्सोल्युटली एहतशाम साहब, ग्रोथ के अलावा कोई और चाइना में मिरेकल नहीं हुआ था। वो 7-8-9% पे ग्रो करते थे। दे टुक मैसिवली पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। अब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सो आपको IMF का जो इस वक्त का एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसमें आपने उनके साथ एक मुआहिदा किया हुआ है जो MEFP के तहत है, वो ग्रोथ एनहांसिंग या ग्रोथ सपोर्टिव नहीं है। सो आपको उनके साथ मॉडल करके 10 समझदार लोग अपनी साइड पे इकोनॉमिस्ट बिठाकर उनकी जो 10 की टीम है जो यही काम कर रहे हैं, काउंटर करना पड़ेगा और इस फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो दिस इज टेरिबली इंपॉर्टेंट और इसको मैं जुजियात में जाकर इसीलिए समझा रहा हूँ कि ग्रोथ लानी है, नई इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस वक्त टेक्सटाइल में मेरे ख्याल है 5-10% से ज़्यादा वैल्यू एडेड में आइडल कैपेसिटी नहीं है। वो 150 यूनिट तो स्पिनिंग साइड के हैं जिसका आपने जिक्र किया। सो अगर उसको बढ़ाना है, नई इन्वेस्टमेंट चाहिए। सुपर टैक्स, डिस्टॉर्शनरी टैक्सेस, आपको विदहोल्डिंग, प्रिजम्पटिव और टर्नओवर टैक्स की रिजीम से निकलना पड़ेगा। आपको पर्सनल इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी पे जो मल्टी लेयर्ड टैक्सेस हैं इसमें से निकलना पड़ेगा। राइट, ये इकदाम हमारे हाथ में हैं, ये गवर्नमेंट कर सकती है। एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू मॉडल। एक सेकंड आपको मुझे देना पड़ेगा। इसकी एक दूसरी साइड भी है। आपको कुछ प्रॉपर टैक्सेशन करनी पड़ेगी, विच मींस कि आपको जो लैंड वैल्यू टैक्स है, जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, जो रिटेलर्स एंड होलसेलर का टैक्स है, जो टैक्स गैप्स है सेल्स टैक्स पे भी और हाई इनकम अर्नर्स पे, वो अब वक्त आ गया कि आपको कंप्लायंस लानी पड़ेगी। मैं दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। एहतशाम साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद थे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, बात करेंगे अमेरिका ईरान कशीदगी के हवाले से। सदर ट्रंप का कहना है कि बड़े अमरीकी जंगी जहाज़ ईरान की तरफ बढ़े हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि उन्हें इस्तेमाल ना करना पड़े। इस बयान ने खत्ते में तशवीश बढ़ा दी है। इसी तनाजुर में हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन ने पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करते हुए ईरानी हुकाम पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। ईरान ने इस फैसले को बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती करार देते हुए कहा है कि यूरोप कशीदगी कम करने की बजाय इसे हवा दे रहा है। ईरानी सफ़ीर ने खबरदार किया है कि ईरान पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया पर हमला तस्वर होगा। ऐसे में पाकिस्तान और ईरानी सदर के दरमियान भी इंगेजमेंट हुई है। टेलीफोनिक रब्ता हुआ जहां पाकिस्तान ने मुज़ाकरात पर जोर देते हुए किसी भी एक्शन से गुरेज का पैगाम दिया है। लेकिन ईरान उनकी जाने से बार बार ये पैगाम आ रहा है कि अगर मिलिट्री एस्केलेशन या किसी भी किस्म की एस्केलेशन हुई तो रिस्पॉन्स के लिए रेडी रहा जाए। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। इसी पर बात करने के लिए अहमद हसन अल अरबी सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अहमद फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स हैं, ख़ास तौर पे सदर ट्रंप की जानिब से। वो कह रहे हैं कि वो अपने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि वो इन जहाज़ों का इस्तेमाल करें, जंगी जहाज़ों का, लेकिन वो थ्रेट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बारहा कह रहे हैं कि टेबल पर आया जाए, बात की जाए। उधर से ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा है हमारी ट्रिगर पर उंगली है। सो आप किस हद तक देख रहे हैं कि मिलिट्री एस्केलेशन का ख़तरा अब ये किस हद तक बढ़ चुका है और कौन से ऑप्शन की जानिब जाया जाएगा, इस चीज़ को देखते हुए कि कल हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी वाशिंगटन में उनकी भी इंगेजमेंट हुई ईरान वाले मामलात के हवाले से। रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है, तो वो चाह रहे हैं डी एस्केलेशन हो जाए। क्या सुना जाएगा इनको? देखें, इसमें कुछ भी आप सर्टेनिटी के साथ बात इस वक्त नहीं कर सकते, बिकॉज
एक हेयरलाइन मार्जिन है, डिफरेंस है, एक दो फोर्सेस जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, अमेरिका फर्स्टर्स और नियोकॉन्स जो हैं, जो प्रो इसराइल एक फोर्स है, और एक जो है वो कहती है कि हमें अमेरिका की रिसोर्सेज को वापस अमेरिका में लेके आना है, और मिडल ईस्ट के अंदर हमने मजीद जंगें नहीं छेड़नी, अमेरिका उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, इकोनॉमिकली एग्जॉस्टिंग होती हैं। तो इनके दरमियान में एक रिफ्ट है, बहुत अरसे से चलता आ रहा है। एक यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम अगर देख लें तो हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वो स्टैंडर्ड्स ये हैं कि इस वक्त जो इक्तदार में लोग हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप शामिल है, मार्को रूबियो शामिल है, जेडी वेंस शामिल हैं, ये बहुत अरसे से अमेरिका फर्स्टर्स हैं। ये यही बात करते हैं कि अमेरिका को दूसरी जंगों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपने पिछले राइजिंग लाइन के दौरान भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी एग्रेसिव बातें हो रही थी, इवैक्यूएट तेहरान और ये सारा कुछ, और दूसरी तरफ जो जेडी वेंस से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, वो साथ साथ ये कह रहे थे कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, हमें जंग नहीं करनी चाहिए। सो इसको आप जो मिलिट्री डिप्लोमेसी या आप कन्वेंशनल डिप्लोमेसी के अंदर इसको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं कि एक एग्रेसिवली एक गुड कॉप प्ले करता है और एक बैड कॉप प्ले करता है। अभी भी आप देख रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एग्रेसिव बयानात हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जेडी वेंस हैं उनकी तरफ से कंसिलिएटरी बयानात दिए जा रहे हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ पिछले दिनों व्हाइट हाउस के अंदर, जब ये सारे वेनेजुएला के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, तो उसके बाद जो ऑयल कंपनीज थी उनको वहां पे बुलाया गया। सो वहां पे मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप की लेफ्ट साइड पे बैठे थे, जेडी वेंस राइट साइड पे बैठे थे, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया कि वी विल हिट ईरान वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, बट बूट्स ऑन ग्राउंड इज नॉट एन ऑप्शन। ये बाकायदा तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपने वाइस प्रेसिडेंट और फॉरेन सेक्रेटरी को साथ बिठा के। और उस इवेंट के अंदर टकर कार्लसन मौजूद थे जो कि एंटी इसराइल पोस्टर बॉय हैं। सो अभी भी आप जो बात कर रही हैं कि अमेरिका अपनी पोजीशनिंग कर रहा है तैयारों को और वो सारा कुछ, हमें इसको जो पॉलिटिकल रेटरिक है और जो ग्राउंड के ऊपर स्ट्रेटजी है, उनको दोनों को अलहदा करके देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल रेटरिक अमेरिका का यही है कि ईरान टेबल पे आए और वो सारा कुछ, लेकिन क्या ग्राउंड के ऊपर अमेरिका पोजीशनिंग कर रहा है कि बाकायदा तौर पे ईरान के अंदर एक इन्वेजन किया जाए और फिर उसको सस्टेन किया जाए कुछ 6-8 महीने या 1 साल या 2 साल, या वहां पे रजीम चेंज करवाने का पूरा मैकेनिज्म इन प्लेस है जिस तरह उन्होंने इराक में किया या अफगानिस्तान में किया। सो आई थिंक इट इज टू अर्ली टू से। अब मुझे अभी इस वक्त एट दिस स्टेज मुझे वो पोजीशनिंग नजर नहीं आ रही रजीम चेंज और उसके अलावा जी उसके अलावा जो ऑप्शंस है वो देखी जा सकती हैं। दूसरी बाकी ऑप्शंस आपको सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो आपकी असेसमेंट क्या है, किस ऑप्शन की जानिब अमेरिका जाएगा और ईरान का उस पर क्या रिस्पांस हो सकता है? क्या ईरान वाकई कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकता है? अब तक जो हमने ईरान का कॉन्फिडेंस देखा है, जिस तरीके से वो उनके कम बैक्स आ रहे हैं, उस हवाले से आपको क्या लगता है? दूसरा, रशिया और चाइना, इनकी भी कॉपरेशन ईरान से इन कुछ दिनों में बढ़ी है, इनका क्या किरदार हो सकता है? देखिए, रशिया की कोऑपरेशन ईरान से बढ़ी है, बट ईरान इज प्लेइंग वेरी सेफ। व्लादिमीर पुतिन के एडवाइजर है अलेक्जेंडर ड्यूगिन, जिनका कुछ अर्सा पहले एक स्टेटमेंट आई है कि हमने ईरान को ऑफर किया है कि हम ईरान को सिक्योरिटी गारंटीज देते हैं अगेंस्ट अमेरिका, लेकिन ईरान ने उस तरीके से हमें वेलकम नहीं किया। इसका मतलब है कि ईरान भी एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है बिटवीन चाइना, रशिया एंड यूएस। अभी आप जो बात कर रही हैं उस पे जाहिर है स्ट्रेटजी के एतबार से मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं और ईरान की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं, तो देयर इज अ स्टेटमेंट वर्सेस काउंटर स्टेटमेंट। ग्राउंड के ऊपर क्या होगा वो हमने राइजिंग लाइन के दौरान देखा कि जो द एक्चुअल फाइट दैट टुक प्लेस दैट वाज बिटवीन ईरान एंड इसराइल। अमेरिका ने एंड पे ईरान को फेस सेविंग दी, ईरान ने अमेरिका को और इसराइल को फेस सेविंग दी, और एक वो B-2 बॉम्बर्स वाला मामला हुआ, कतर के ऊपर 1-2 उन्होंने मिसाइल मारे और उसके बाद वो मसला वीन आउट हो गया। लेकिन अभी आप अगर ये कहें कि ईरान कोई सरप्राइज दे सकता है अमेरिका को, तो आई थिंक ईरान और अमेरिका की अभी ये जो जंग चल रही है, दिस इज द वॉर ऑफ वर्ड्स एंड वॉर ऑफ स्टेटमेंट्स। सो इस पे ज्यादा हम स्ट्रेटेजी ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर ईरान इसराइल की जंग होती है, विच इज हाईली लाइकली कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, सो उस पर फिर हम बात कर सकते हैं कि ईरान इसराइल को किस तरह का सरप्राइज दे सकता है या उसके वो जंग किस तरफ जाएगी। राइट, थैंक यू सो मच अहमद हसन इस हवाले से अपना तज्जिया पेश करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे इजरायली फ़ौज के हवाले से, जिसने बिल आखिर एतराफ़ कर लिया है कि गज़ा की जंग में तकरीबन 70,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, उनकी जानिब से उन्हें कत्ल किया गया है। इससे पहले रिपोर्ट्स बताती थी, लेकिन आज IDF की जानिब से बाकायदा इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया गया। मगर सितम देखिए कि कातिलों का ये एतराफ़ बेगुनाह मरने वालों को वापस नहीं ला सकता। इन्हीं शहीदों में एक नाम हिंद रजब का है,
वो नन्ही सी जान जिसकी तस्वीर आज बार्सिलोना के साहिल पर बनाकर दुनिया के ज़मीर को एक बार फिर झंझोड़ने की कोशिश की गई। 6 साला हिंद रजब अपने चचा चची और कज़न्स के साथ गज़ा से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर इजरायली टैंक्स ने उनकी गाड़ी को निशाना बना डाला। मदद के लिए हिलाल अहमर को की गई कॉल पर हिंद की कांपती आवाज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें वो कह रही थी कि टैंक करीब आ रहा है, उसे बहुत डर लग रहा है, क्या कोई उसे बचा सकता है। कार में मौजूद उसके सारे रिश्तेदार लाशों में बदल चुके थे। सिर्फ 6 साल की हिंद अकेली जिंदा बची थी, अपने ही प्यारों के खून में लिथड़े जिस्मों के दरमियान छुपी हुई। लेकिन जालिम इजरायली फ़ौजियों के रहम नहीं आया और फायरिंग बढ़ती गई और फिर रेस्क्यू के लिए की गई उस नन्ही परी की कॉल ड्रॉप हो गई हमेशा के लिए। जब इमदादी टीम पहुंची तो शीशे पाश पाश थे, डैशबोर्ड छलनी था और हिंद रजब का जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका था। जालिमों ने हिंद रजब और उसके ख़ानदान की कार पर 335 से ज़ायद गोलियां चलाई थी। हिंद रजब सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, ये इंसानियत का इम्तिहान था जो हम हार गए। आज हिंद के आखिरी लम्हात पर फिल्म बन चुकी है, अवार्ड के लिए नामजद हो चुकी है, मगर इंसाफ अभी तक खामोश है। उसकी वालिदा कल उन्होंने दोहा फिल्म फेस्टिवल से खिताब भी किया और वो कहते हैं कि आज भी उनकी बच्ची की आवाज़ उनके कानों में गूंजती है, उनको ख्वाब आते हैं उस हवाले से। लेकिन अब IDF ने एतराफ़ तो कर लिया है, लेकिन हिंद रजब और उस जैसे कई बच्चे जिनको कत्ल किया गया है, क्या उनके हवाले से IDF को इंसाफ के हवाले से गुजरना पड़ेगा, एहतसाब के निज़ाम से गुजरना पड़ेगा? इंसाफ मिलेगा इन सारी फैमिलीज़ को? आज हम देख रहे हैं कि पीस बोर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी क्या हमें यकीन है कि इंसाफ मिलेगा और गज़ा रिकन्स्ट्रक्ट होगा? गज़ा में वहीं हम देखेंगे कि जो गज़ा के बासी हैं वो वहाँ पर आकर बसेंगे फ़लस्तीनी, या इज़राइल की जो हम देख रहे हैं कि बेशर्मी और जुल्म सितम है जो आज भी जारी है सीज़ फायर होने के बावजूद, यही सिलसिला चलता रहेगा? ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।